जो बेसिक चीज़ें हैं जो ग्रेजुएट्स के लिए लाजमी है वो बताऊंगा, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी है। सारी टीबी कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाए। पल्मोनरी टीबी, पीटीबी, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए काजेटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस। आप लोगों को पता है कुछ एटिपिकल भी होते हैं, और बैक्टीरियन एक जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं बोवेस है जैसे, ये अनपास्चुरेटेड मिल्क से ट्रांसमिट होता है। और इसी तरह जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस है ये ड्रॉपलेट से फैलता है, जिस तरह कोरोना फैलता है ये टीबी भी ऐसे ड्रॉपलेट से फैलती है। लेकिन इसके लिए कंटेक्ट का होना ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट आप देखते हैं कि आप लोगों का कंटेक्ट वाला है तो उससे जो है वो टीबी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, जी, तो हम ऐसा ऐसा जो है सबसे पहले इसकी पैथोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस करूँगा। अब मैं मेन क्लिनिकल फीचर और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, और लास्ट पे मैं ड्रग इसकी रेजिस्टेंस और इसके बारे में डिस्कस करूँगा। जो आप फाइनल ईयर में जो मेडिसन है उसको इस तरह ही पढ़ते हैं। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी मोस्टली नहीं पढ़ते, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, इस तरह ये चार चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ में डिफरेंशियल डायग्नोसिस या कॉम्प्लिकेशन भी करनी होती है। होता ये है कि जब ये हम ड्रॉपलेट से या जैसे भी ये सीडलिंग करता है, ये जाके लंग्स में माइकोबैक्टीरियम, तो वहाँ जाके मैक्रोफेजेस जो है वो क्या करते हैं, वो रिक्रूटमेंट हो जाती है। बहुत सारे मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, एपिथेलाइड सेल बनते हैं, इसको कहते हैं गोहोन कम्प्लेक्स। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा पैथो में। अब गोहोन कम्प्लेक्स कभी कभी ये लिम्फ नोड के साथ भी अटैच होता है या चला जाता है, डिसेमिनेशन हो जाती है लिम्फ नोड में। तो गोहोन कम्प्लेक्स यानी प्राइमरी कम्प्लेक्स और गोहोन कम्प्लेक्स और प्लस लिम्फ नोड, इन दो को कहते हैं प्राइमरी कम्प्लेक्स ऑफ रैंकी। प्राइमरी कम्प्लेक्स ऑफ रैंकी इसको बोलते हैं, जिसमें गोहोन कम्प्लेक्स और प्राइमरी लिम्फ नोड। याद रखिएगा टीबी सिर्फ फेफड़ों में नहीं होती, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी होती है। टीबी कैंसर की तरह बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं छोड़ती। ये हार्ट में होती है, ट्यूबरकुलस पेरिकार्डियम होती है, उससे पेरिकार्डियल एफ्यूजन करती है, कार्डियक टेम्पोनेड हो जाता है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, मायोकार्डाइटिस हो जाता है, ये ब्रेन में जाती है। ये जब ब्लड में डिसेमिनेट करती है तब एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो जाती है। आप लोगों ने मिलरी टीबी का नाम सुना होगा। मिलरी टीबी क्या होती है, ब्लड में डिसेमिनेशन होती है। तो ब्लड में और लंग्स के जब हम एक्सरे करवाते हैं, छोटे छोटे मैलेट होते हैं, वो हमें नजर आते हैं, जिस तरह मैलेट होते हैं। मैंने बताया कि ये जस्ट फेफड़ों में नहीं होती, ये बाहर भी जा सकती है। मैंने सबसे पहले हार्ट का बता दें, इंपॉर्टेंट ऑर्गन साथ पढ़ा था, तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन करेगी। ब्रेन में मेनिंजाइटिस करती है, उसको बोलते हैं ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। यस, ये ब्रेन में भी जाती है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ये रीनल में जाती है, जेनेटोयूरिनरी टीबी होती है। ये बोन्स में जाती है, ये स्पाइन में जाती है, जहां ये जाके पोर्ट्स डिजीज करती है, केरीज स्पाइन को स्पाइनल कार्ड कंप्रेशन तक कर देती है, जिसको पोर्ट्स डिजीज कहते हैं। अगर ये स्पाइन में हो तो इसको क्या कहते हैं, पोर्ट्स डिजीज या केरीज स्पाइन। ब्रेन में हो तो TBM, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ये यूरिमिक ये जो
पेरिकार्डाइटिस भी करती है। इट मीन्स ये कोई आर्गन, कोई सिस्टम भी बॉडी का नहीं छोड़ती, ये हर जगह। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी इसका सुना होगा। अच्छा, ये जब ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो जाती है, इसको डायग्नोज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, आसान नहीं होता डायग्नोज करना। जो सबसे ज़्यादा इजी डायग्नोज करना है वो है पल्मोनरी टीबी को, बाकियों को हम इतनी जल्दी जो है वो डायग्नोज नहीं कर पाते। अच्छा जी, ये अब मैं आप बताता चलूं कि मिलिट्री टीबी, प्राइमरी टीबी मैंने डिस्कस की, पोस्ट प्राइमरी टीबी। अच्छा जी, अभी कमेंट करें आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन टीबी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। मैं थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ टीबी का, फिर मैं बीच में अंदर डीप चीज़ें बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहले अब देखें, टीबी आम बंदे को नहीं होती, हर एक किसी को तो नहीं होती। तो प्रोन कौन से होते हैं टीबी के लिए, किस बंदे को टीबी हो सकती है? आप क्या क्या सोचते हैं किसको होगी? ओल्ड एज में होगी, चिल्ड्रन को होगी, डिब्लीटेटिंग होते हैं ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, HIV वाले पेशेंट को होगी, या जिसको एंटी TNF देंगे, टिश्यू नेक्रोजिंग फैक्टर, ये जो ड्रग्स आपने फार्मा में पढ़ी थी वो देंगे, टीबी एग्जैसरबेट हो जाएगी। या फिर कोई हाईली प्रेवलेंट एरिया से कोई इमिग्रेंट आया है, उसको हो जाएगी। वो बेचारा इधर आएगा, उसका इम्यून सिस्टम ही नहीं होगा और उसको टीबी हो जाएगी हाईली प्रेवलेंट एरिया में। या फिर कुछ क्लोज्ड कंटैक्ट हो, जैसे कि कोई रूममेट होते हैं हॉस्टल्स में, ये जो क्राउडी प्लेसेस होती हैं ना, ये जेल्स हो गई, उसमें बहुत ज्यादा टीबी होती है। हॉस्टल्स में एक ही रूम में 3-3, 4-4 लोगों को रख देते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इनको टीबी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्राउडेड प्लेस पे होती है टीबी, ठीक है। या पुअर जो लोग होते हैं, उनके घरों में 10-10, 15-15 बच्चे एक रूम में रहते हैं, उनको टीबी हो, क्लोज कंटैक्ट हो। इसलिए जब भी हमारे पास टीबी का पेशेंट आते हैं, मैं सबसे पहले उससे यही पूछता, घर में किसी और को टीबी तो नहीं है? कोई पेशेंट सस्पेक्ट है तो यही सोच, तो क्लोज कंटैक्ट जो है वो लाजमी है। या फिर चेस्ट एक्सरे पे कोई इस तरह की पहले की फाइंडिंग हूँ और दोबारा जो है वो लेटेंट टीबी थी और वो जो है अब अवॉइड हो गई है टीबी, ठीक है। या पेशेंट स्मोकिंग करता हो, जैसे इंडिया में बीडीज पीते हैं वो जो पेशेंट, और इसी तरह या फिर कैनेबस लेता हो, तो ऐसे पेशेंट्स को भी टीबी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड डिजीज और कुछ भी हो सकती है। एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है सिलिकोसिस, वो उसके साथ भी ये टीबी की एसोसिएटेड है, ये MCQs आता है। अब मैंने ये आप लोगों को मेन चीजें टीबी के बारे में बता दी कि किस किस को टीबी होती है। अब नेक्स्ट जो है मैं वो क्लिनिकल फीचर डिस्कस करूंगा। मेरे ख्याल में आप सब लोगों को क्लिनिकल फीचर टीबी के आते होंगे, पैथो में पढ़े होंगे, कहीं भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो में पढ़े होंगे। ये नाइट स्वेट्स, फीवर, लो ग्रेड नाइट स्वेट्स, पसीने आते हैं पेशेंट को, और वेट लॉस होता है पेशेंट का, एनोरेक्सिया होता है, भूख नहीं लगती पेशेंट को, टीबी वाले पेशेंट को, वज़न कम हो जाता है, पूछे तो कम हुआ, कहते हाँ जी, बड़े सूखे हो जाते हैं। कफ, प्रोडक्टिव कफ हो सकती है, एनी कफ मोर देन 15 days वी विल कंसीडर टीबी अनटिल अनलेस प्रूव अदर। कोई पता चलता है आप लोगों को कि 15 दिन से ज़्यादा की कफ के साथ पेशेंट आपकी इमरजेंसी या OPD में आया है, तो आप लोगों ने टीबी सोचनी है। कफ हो, फीवर हो, लो ग्रेड, निमोनिया में हाई ग्रेड था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है लास्ट टीबी की स्टेज में,
अच्छा, ये जब आप सारी चीज़ें जब सारी पलमों पढ़ लेंगे तब आप लोगों के दिमाग की दही बन जाएगी। सबके फीचर एक जैसे, हाउ विल यू डिफरेंशिएट, पता ही नहीं होगा। कफ फीवर, कल भी यही है इसका, कफ फीवर का रोना धोना था, आज फिर वही कफ फीवर, लेकिन वो हाई ग्रेड था कल रैगर्स एंड चिल से, आज तो लो ग्रेड है। इवनिंग टाइम स्पाइक्स आती हैं, नाइट टाइम स्पाइक्स आती हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, रात को पसीने आते हैं, वेट लॉस होता है। निमोनिया में क्यों वेट लॉस होगा? एनोरेक्सिया होता है, भूख नहीं लगती पेशेंट को। तो ये चीज़ें जो होती हैं टीबी के कॉमन फीचर हैं। अगर ये पल्मोनरी टीबी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, मैं पेशेंट को हेडेक होगा, पेरिकार्डाइटिस है तो चेस्ट पेन होगा, इसी तरह केरी स्पाइन है तो बैक एक होगा पेशेंट को। तो इसलिए आप लोगों ने हर जगह जैसी टीबी होगी वैसे फीचर होंगे, तो इसलिए फीचर्स को हम ज़्यादा भी कोई लिफ्ट नहीं कराते। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे। अभी मैं देखता हूँ किसी ने कोई कमेंट किया है, कोई कमेंट नहीं कर रहा है जी। बच्चे तो काफ़ी सारे ऑनलाइन हैं आज, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे। चलें कोई नहीं। अच्छा जी, ठीक है। एक मैं चीज़ बताऊं आपको, एक क्रेप्टोजेनिक टीबी भी होती है, उसमें कोई फीवर नहीं होता, एक्सरे पे भी कोई ख़ास अनएक्सप्लेन्ड फीवर होता है, प्रेक्सिया ऑफ अननोन रीजन का, एक्सरे पे कोई फाइंडिंग नहीं होती, ओल्ड एज में ख़ास तौर पे होती है। इसको कहते हैं क्रेप्टोजेनिक टीबी। एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है, और बायोप्सी पे हमें कंफर्मेशन होती है, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल फीचर और बोन्स, जॉइंट सारा मैंने बता दिए। मैंने एक चीज़ नहीं बताई, ये लिम्फ नोड में भी होती है, लिम्फ एडिनाइटिस करती है, लिम्फ एडिनाइटिस। बाइलेटरल सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो तो पहले क्या सोचेंगे? टीबी। सेकेंड वन इज लिम्फोमा। अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड बड़े हुए हैं, बाइलेटरल सर्वाइकल, अब लिम्फोमा और टीबी के लिम्फ नोड में क्या फ़र्क होगा, यही चीज़ तो आप लोगों ने पढ़नी है। किताबों वाली जो लिखी हुई हैं चीज़ें वो अगर मैं बताता रहूँ तो वो तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट अ पेशेंट ऑफ लिम्फोमा एंड टीबी ऑन एग्जामिनेशन? लिम्फोमा के जो लिम्फ नोड होंगे उनका करेक्टर और होगा, टीबी वाले लिम्फ नोड का करेक्टर और होगा। टीबी के लिम्फ नोड मेटेड होते हैं, मेटेड मीन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लिम्फोमा के रबरी एंड डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग होते हैं, रबरी होते हैं ये लिम्फोमा के, ठीक है। लिम्फेडिनाइटिस भी हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी मैंने बताया, वो क्या होगा? जस्ट कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, फीवर होगा या असाइटीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ इसकी इसलिए प्लूरल एफिजन भी तो हो सकती है। अब प्लूरल एफिजन की और बहुत सारी काजेज हैं, वो मैं कल बताऊंगा। चलें जी, अब चलते हैं हम इनकी इन्वेस्टिगेशन पे। डीडी तो वही है, नमूनिया है, ब्रोंकिक्टिसिस है, और यही चेस्ट इन्फेक्शन जो भी है, ये सारी इसकी डीडी में आता है। अब हम चलते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, सारा कुछ नहीं बताऊंगा। इन्वेस्टिगेशन, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अ पेशेंट विद टीबी? सारे देख रहे हैं? हाँ जी, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑनलाइन हैं, बट कोई क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा। हाँ जी, अभी तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, इट मीन सबको समझ आ रही है जी। अभी ऑनलाइन, हाँ जी, अच्छा जी।
कोई मसला नहीं, अगर कोई क्वेश्चन तो कोई नहीं कर रहे आप लोग, अगर समझ नहीं आती तो क्वेश्चन भी करें। मैं देख रहा हूँ आप लोग के, ये मैंने ऑन किया हुआ है। जी आ रहा है। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। चलें कोई नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा। इन्वेस्टिगेशन, कभी भी टीबी का पेशेंट आता है तो आप क्या सोचते हैं? मैंने कल कहा था, एक बात इंपॉर्टेंट बात की थी, कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे सबसे पहले? चेस्ट एक्सरे, नंबर 1 चेस्ट एक्सरे। अब मुझे बताओ चेस्ट एक्सरे पे क्या फाइंडिंग होगी कि हम देखें कि ये चेस्ट एक्सरे है, चले ये टीबी का होगा, उसमें क्या क्या ऐसा एक्सरे में होगा तो हम सोचेंगे कि ये पेशेंट टीबी का है। नंबर 1, ओपन टीबी का अगर केस है तो कैविटेशन होगी। कैविटेशन शोज एक्टिव टीबी। कैविटेशन, क्या? कैविटेशन, कैविटेशन, कैविटी, कैविटी होती है सर्कल सा, ऐसे एक्सरे देखते हैं सर्कल सा बना होता है। इट शोज ओपन टीबी केस है ये भी। जब भी हम देखते हैं कैविटी ओपन टीबी, ओ भाई इसको पल्मो भेजो, क्योंकि ये प्योरली पल्मो का केस होता है, क्योंकि ओपन टीबी होती है। कैविटेशन जस्ट टीबी में नहीं होती। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कैविटेशन नमूनिया भी मैंने कल बताए थे, स्टेफ ओरियस एंड क्लेब्शेला, याद है? एक सीए लंग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में भी कैविटेशन होती है। अब एक चार्ज सिंड्रोम है, वेजिनर ग्रेनुलोमाटोसिस है, उसमें भी कैविटेशन होती है। वेजिनर ग्रेनुलोमाटोसिस वो बाद में पढ़ूंगा, उसमें भी कैविटेशन होती है। तो जस्ट कैविटेशन देख के सबसे पहले तो हम टीबी ही सोचेंगे, लेकिन अल्टरनेटिव डायग्नोसिस भी हमारे पास होनी चाहिए। और क्या हो सकता है? कंसोलिडेशन मिल सकती है। कोई भी एक्सरे पे किसी भी टाइप की फाइंडिंग हो सकती है टीबी की, कोई ख़ास एक नहीं होती। कंसोलिडेशन हो सकती है, जैसे नमूनिया की थी, बिल्कुल वो टीबी की हो सकती है। प्लूरल एफिजन, प्लूरल एफिजन, प्लूरा में जो पानी इकट्ठा होता है उसको कहते हैं प्लूरल एफिजन, वो भी टीबी में हो सकता है। कल नमूनिया में भी पैरा नमूनिक एफिजन थी, ट्यूबरकुलस एफिजन भी हो सकती है। ये तो हम जब एफिजन पढ़ेंगे उसकी डिटेल बताऊंगा। ये फाइंडिंग होगी। एंगल ब्लंट हो जाता है एक्सरे जब देखते हैं, मैं एक्सरे दिखाऊंगा। बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी होती है। एक्सरे देखते हैं ना जब हम, एक्सरे पे अगर हाइलम होता है ना, हाइलम, अगर फेफड़े ऐसे हम दो फेफड़े बना देता हूँ मैं, अच्छा जी, इनका जो सेंटर होता है हाइलम, यहाँ लिम्फ नोड पड़े होते हैं। बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, लेकिन वो अकेली टीबी में नहीं होती, सार्कोइडोसिस में भी हो सकती है, लिम्फोमा में भी हो सकती है, बेरिलोसिस में भी हो सकती है, लेकिन हम टीबी के लिए भी सोचते हैं। कंसोलिडेशन, कैविटेशन, कोलैप्स के साथ भी टीबी आ सकती है। पूरा लंग डिस्ट्रॉयड भी हो सकता है। एफिजन के साथ भी टीबी आ सकती है। तो टीबी के लिए तो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है, कोई एक नहीं है। ठीक है, चलें जी। अगर हमें एक्सरे पे कोई फाइंडिंग मिली है तो हम नेक्स्ट कौन सा कराएंगे? सपूटा। स्पूटम पे क्या करते हैं? जो बलगम टेस्ट सुना होगा आप लोगों ने, सुना ही होगा। ये सारे देख रहे हैं जी, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन देख रहे हैं। चलो कोई नहीं। क्या देखते हैं स्पूटम में? क्या देखते हैं स्पूटम में? स्टेनिंग करते हैं, कल्चर करते हैं, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट बिसाइलाई देखने के लिए। स्पूटम फॉर
AFB स्टेन एसिड फास्ट बेसिलाई, वो मैकोबैक्टीरियम होता है। हम कल्चर करते हैं सॉलिड मीडिया पे भी, लिक्विड मीडिया पे भी। सॉलिड का टाइम थोड़ा ये है कि 4 to 6 वीक लेता है, महीने से 1.5 महीना लग जाता है। ये जो लिक्विड मीडिया है, सॉलिड जो होता है एलजे मीडिया, अगर आप लोगों ने मैक्रो पढ़ी हो अच्छी तरह, लिवेंसन से पढ़ा हो, तो एलजे मीडिया था एक, लिवेंस्टीन जीन जॉनसन। अच्छा, एक लिक्विड मीडिया भी था। लिक्विड मीडिया में 2 वीक्स में ही ग्रो कर जाता है बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया को, मैकोबैक्टीरियम को कल्चर करना होता है ताकि वो वहाँ उसकी कॉलोनी बने। जब भी वो कल्चर पे आएगा ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड होगा। वरना लिम्फ नोड बायोप्सी ले लेंगे, एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर है तो लिम्फ नोड बायोप्सी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। स्पुटम फॉर AFB करा लेंगे, एसिड फास्ट बेसिलाई। अगर सपोज इससे भी हमें कभी कभी कुछ डाउट होता है, अच्छा मॉर्निंग टाइम स्पुटम फॉर AFB लेना है, एटलीस्ट 2 सैंपल लेने हैं, एक पे नहीं कंफर्म करना। अगर एक नेगेटिव आ गया फिर ये इसका ये मतलब नहीं है इस बंदे को TB नहीं है। एक नेगेटिव है कोई मसला नहीं, दूसरा भी कराना है। एटलीस्ट 2 सैंपल आपने भेजने हैं स्पुटम फॉर AFB के लिए अर्ली मॉर्निंग। अगर स्पुटम आ रहा है तो स्पुटम, नहीं आ रहा तो लवाज करें या फिर ब्रोंकोएल्वुलर लिवाज करें, ब्रूशिंग करें, किसी तरह निकालना तो है। उसको नेबुलाइज कर दें सलाइन के साथ, फिर स्पुटम आ जाएगा। स्पुटम निकालना है आपने, स्पुटम नहीं आ रहा तो आप उसको नॉर्मल सलाइन से नेबुलाइज कराएंगे, स्पुटम आ जाएगा। या गैस्ट्रिक लवाज कर दें, कुछ तो हो। किसी किसी का स्पुटम नहीं आता ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्पुटम का टेस्ट कंफर्मेटरी। अब इससे भी बढ़ गई है टेक्नोलॉजी, आजकल तो सब कुछ PCR पे आ गया है। इसके PCR को बोलते हैं नेट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये बड़ा रैपिड है, हम 2 आवर्स में डिटेक्ट कर सकते हैं। हमें क्या पड़ी है ग्राम स्टेनिंग करें, हमें क्या पड़ी है कल्चर करें। हम आजकल MTB रिफ एक्सपर्ट, MTB जीन एक्सपर्ट कर रहे हैं। जीन एक्सपर्ट नॉट जो है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, बेसिकली PCR टाइप है। इसको बोलते हैं जीन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट इस तरह लिखते हैं MTB रिफम्पेसिस। ये जब एग्ज़ाम हुए लास्ट फाइनल ईयर के वार्ड में आई तो उससे में एक्सटर्नल जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऐसे TB के लिए कंफर्मेटरी के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं। तो मैं जब बच्चों को बताता था, क्योंकि मैं एक्सटर्नल के साथ था, तो जीन एक्सपर्ट तो वो लिखते थे जीन एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट एक्सपर्ट लिखते थे। तो ये जीन XPERT है, जीन एक्सपर्ट MTB रिफ। ये ना सिर्फ मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस को डिटेक्ट करता है बल्कि ये रिफम्पेसिन रेजिस्टेंस भी बताता है। इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, बहुत मज़े की बात, कि जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट है TB का, वो सिर्फ मैकोबैक्टीरियम को डिटेक्ट नहीं करता बल्कि वो रेजिस्टेंस ऑफ रिफम्पेसिन भी बताता है। ड्रग है रिफम्पेसिन जो कि TB के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जीन एक्सपर्ट MTB रिफ। ये टेस्ट करा लेंगे, ठीक है। इस पे भी आप लोगों को कुछ पता चल जाएगा। फिर कल्चर है, वो मैंने पहले ही बता दिया है, लिक्विड एंड सॉलिड मीडिया पे। और कल्चर का रिज़ल्ट थोड़ा लेट आता है तो फिर क्या करेंगे, ड्रग शुरू करा देंगे सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया दोनों पे, ठीक है। कल्चर जो है वो करा लेंगे। मैंने एक चीज़ और बताई थी, प्लूरल फ्लूइड भी होता है। तो भाई प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन क्यों नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उससे भी हमें गाइड मिल जाती है।
प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन। अब उस पे क्या देखेंगे, इसने कुछ लिखा है? नहीं, इसने तो कुछ नहीं लिखा। खैर, जब ये प्लूरल फ्यूजन पढ़ाऊंगा ना तो उसमें फीचर पढ़ाऊंगा कि टीबी वाले क्या फीचर होते हैं, नमूनिया में क्या फीचर होते हैं। तो प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन। अच्छा, जब टी सेल इम्यून जो सिस्टम है एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी के अंदर एडिनोसिन डीएमाइनेज बनता है। तो हम प्लूरल फ्लूइड के अंदर एडीए लेवल भी कर सकते हैं। एडीए लेवल, एडिनोसिन डीएमाइनेज लेवल। बच्चों को नहीं पता होता, किसी फाइनल ईयर वालों को नहीं पता होता, इवन हाउस ऑफिसर्स को नहीं पता होता व्हाट इज एडीए एंड व्हाट मतलब ये एडीए क्यों, कैसे रिलीज हुआ, किस चीज़ के लिए होता है। टीबी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हमारी एक हेल्प करता है डायग्नोसिस में, एक एड के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं एडिनोसिन डीएमाइलेज लेवल। अच्छा, ये प्लूरल फ्लूइड में नहीं करते, जहाँ भी कोई भी फ्लूइड मिलता है टीबीएम उसमें आप सीएसएफ निकालते हैं, उसमें ले लेते हैं। जीआईटी एसआईटी वहाँ से फ्लूइड लेते हैं, वहाँ से आप उसको एडीए लेवल कर लेते हैं। एफिशिएंट कर लिया। हमारी किस तरह हेल्प करता है, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आप लोगों को बुक्स से नहीं मिलेगी। शायद नोट कर लें अपनी बुक्स उस पे पेज पे कि ये हमारी किस तरह एडीए लेवल हेल्प करता है। ये मैं बना देता हूँ पर्सन का हेड, ये मैं बना देता हूँ चेस्ट, ये मैं बना देता हूँ एब्डोमेन। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ। हेड में 25 से ज़्यादा जो है वो एडीए सिग्निफिकेंट है। सीएसएफ में मोर देन 25 हो एडीए तो सिग्निफिकेंट है, मतलब इसको वाकई टीबीएम है। ठीक है, समझ आ गई कि हम सीएसएफ निकालते हैं, उसमें अगर एडीए लेवल कराएं, अगर वो मोर देन 25 है तो टीबीएम है। अगर चेस्ट में मोर देन 50 है तो टीबीएम है। अगर एसाइटीज में मोर देन 100 है तो टीबीएम है। ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है इसको। कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछ लेता है, कोई आप लोगों को वाईवे में पूछ लेता है, वैसे जनरल नॉलेज के लिए कि टीबी के पेशेंट में जो एडीए लेवल कराते हैं वो कितने लेवल उसके सिग्निफिकेंट है, तो वो मैंने बता दिए हैं। सारे सुन रहे हैं? हाँ जी, सुन रहे हैं बच्चे। इसमें 25 सीएसएम में 25 से ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा हो फ्यूजन में, और 100 से ज़्यादा हो एसाइटीज में एडीए का लेवल, तो वो सिग्निफिकेंट होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि हम ट्रायल ऑफ मेडिसिन दे देते हैं, उसको ट्रायल बेसिस पे जो है वो रिस्पांस ऑफ एम्पेरिकल थेरापी, एम्पेरिकल थेरापी कितना के अंदर रिस्पांस आ जाता है, तकरीबन 5 to 10 डेज में रिस्पांस आ जाता है। हम सोचते हैं कि मे बी टीबी हो, कोई हमें एविडेंस नहीं मिल रहा, ना कोई एक्सरे पे फाइंडिंग है, बस पेशेंट को कफ है, फीवर है। अगर हम अच्छे फिजिशियन हैं, हमने सस्पेक्ट कर लिया कि इस बंदे को टीबी है, हम एम्पेरिकली टीबी की दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं। अगर टीबी होगी तो विद इन वीक पेशेंट इम्प्रूव हो जाएगा, भूख सही हो जाएगी, वेट बेहतर होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट का फीवर सेटल हो जाएगा। वैसे 2 वीक्स के बाद उसकी वेरुलेंसी खत्म होती है, मतलब कंटाजियस होता है ना पेशेंट, कहते हैं टीबी वाले पेशेंट को अलग रूम में रखो। तो मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद कितने दिन बाद उसकी ये कंटाजियसिटी खत्म हो जाती है? 2 वीक्स के बाद। 2 वीक्स के बाद बंदा इन्फेक्ट नहीं कर सकता, किसी को किसी दूसरे तक नहीं फैला सकता। ठीक है, वैसे मैंने रिस्पांस का कर। अच्छा, फिर कुछ टेस्ट होते हैं बेस लाइन, जैसे कि हमें वो भी थोड़ी सी CBC विद ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन,
इन्फ्लेमेटरी मार्कर जहाँ भी होंगे तो ये बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है। चलें जी, ESR को क्या होगा, बढ़ जाती है टीबी में। ट्यूबरकुलिन स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट आजकल नहीं करते, पहले करते थे। स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मोटाक्स टेस्ट, अब पहले आप लोग पढ़ते रहे मोटाक्स। शायद आप लोग अभी भी परेशान होंगे कि मैं मोटाक्स के बारे में बता क्यों नहीं रहा आप लोगों को, पता नहीं ये मैंने छुपाया क्यों हुआ, क्योंकि ये आजकल करते नहीं है। ट्यूबरकुलिन हमने इंजेक्ट करनी होती है स्किन के अंदर, सीधा इधर। हम फिर इंड्यूरेशन देखते हैं, इंड्यूरेशन मीन स्वेलिंग देखते हैं। अगर आप लोगों ने मैक्रो पढ़ी हो ना, लिवेंसन, उसमें ये था 5 mm की है, 10 mm की है, 15 mm की है। जितनी इंड्यूरेशन ज़्यादा होगी इट मीन्स उसकी टीबी के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और हाइपर सेंसिटिविटी है अगर ट्यूबरकुलिन के, तो ट्यूबरकुलिन PPD प्योरीफाइड प्रोटीन और डेरिवेटिव है, तो वो डालते हैं। 0.5 ml उसकी डोज होती है, वो हम चेक करते हैं, और वो होती है लेटेंट टीबी के लिए, हिडन टीबी के लिए। लेटेंट टीबी इज बेसिकली हिडन टीबी। उसके लिए लेटेंट टीबी के लिए एक और टेस्ट भी करते हैं, उसका नाम है इंटरफेरॉन गामा रिलीज टेस्ट। मैं यहाँ से अब शुरू हो गया हूँ लेटेंट टीबी पे। मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा लेटेंट टीबी को अलग डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन मैं क्योंकि अच्छा, ये कुछ टेस्ट हैं सेंसिटिविटी के लिए भी कुछ यूज़ होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया जीन एक्सपर्ट टेस्ट है, ये सेंसिटिविटी ऑफ रिफेम्पेसिन बताता है। इसी तरह कल्चर है, वो बहुत अच्छी चीज़ है जो सेंसिटिविटी बताएगा। और एक कोई मॉड्स होते हैं मैक्रोस्कोपिकली, वो भी एक टेस्ट है। और PLA है, वो भी टेस्ट। ये लेकिन आप लोगों को LPAs ये याद नहीं होंगे, याद ये जीन एक्सपर्ट हो जाए, कल्चर हो जाए, या मैक्रोस्कोप मॉड्स जो है वो याद हो जाए तो बड़ी बात है। वो सेंसिटिविटी के लिए जो टेस्ट यूज़ होते हैं। अब मैं ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, लेटेंट टीबी। व्हाट इज लेटेंट टीबी? क्या होती है लेटेंट टीबी? किस एनीवन? डॉर्मेंट टीबी, हिडन टीबी, जिसके क्लिनिकल फीचर नहीं आ रहे थे, बॉडी के अंदर होती है, वो जस्ट मौका ढूंढ रही होती है कब इसका इम्यून सिस्टम नीचे जाए और मैं अवार्ड हो जाऊँ। लेटेंट टीबी, इसके मैं पीछे लेटेंट लिख देता हूँ, ये लेटेंट टीबी बन जाएगी। इसके लिए कोई टेस्ट है? मैंने अभी बताया एक टेस्ट, मोंटाक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, स्किन टेस्ट। नंबर 2 इज एग्रा, इंटरफेरॉन गामा रिलीज SA। ये दो टाइप्स का, एक टीबी स्पॉट होता है और एक क्वांटिफेरॉन गोल्ड टीबी टेस्ट होता है। क्वांटिफेरॉन गोल्ड टीबी, क्वांटिफेरॉन गोल्ड टीबी और टी स्पॉट, दो ये इंटरफेरॉन गामा रिलीज के दो ऐसे करते हैं हम। एक तो है टी स्पॉट फॉर टीबी और क्वांटिफेरॉन गामा गोल्ड, क्वांटिफेरॉन गोल्ड फॉर टीबी, क्वांटिफेरॉन गोल्ड और टी स्पॉट। ये एग्रा की टाइप्स हैं। एग्रा की मैंने डिटेल नहीं बताई अभी, इंटरफेरॉन गामा रिलीज को कैसे करते हैं, क्या क्या करना है, बस एक ऐसे है वो करते हैं, टी स्पॉट लिख के भेज दें, वो टेस्ट करके दे देंगे। अगर वो बड़ा हुआ है तो हिडन टीबी है, लेटेंट टीबी है, उसका भी ट्रीट करना होता है। अगर आप रिफम्पेसिन और एसोनियाज़िड का कम्बिनेशन दे रहे हैं तो फिर कितने महीने के लिए है? अकेली अगर एसोनियाज़िड दे रहे हैं तो वो कितने के लिए? ये टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं बेसिकली, एसोनियाज़िड और रिफम्पेसिन।
अभी और ड्रग्स भी थी, मैं जल्दी जल्दी जंप लगा के मैं लेटेंट टीबी पे, मैंने कहा भूल ना जाऊँ पहले। तो ये 3 मंथ के लिए देनी है, और ये अगर अकेली एसोनियाजिड दे रहे हैं तो 6 मंथ के लिए दे पेशेंट को। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट विल बी कार्ड ऑफ लेटेंट टीबी, और हम ट्रीट करेंगे एसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन से। अगर दोनों ड्रग्स हमने इकट्ठे चला दी तो हमारा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 3 मंथ का हो जाएगा। अगर हम अकेली एसोनियाजिड चलाना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 6 मंथ का हो जाएगा। चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। हम पीटीबी को ट्रीट करते हैं। पीटीबी ट्रीटमेंट पीटीबी ट्रीटमेंट, और फिर इसमें क्या रेजिस्टेंस आती है और डॉट्स थेरेपी क्या होती है ये मैंने बताना है। ट्रीटमेंट पीटीबी का ट्रीटमेंट एटीटी स्टार्ट, एटीटी एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी, कीमोथेरेपी, एटीटी कीमोथेरेपी। कितने मंथ का कोर्स है एनीवन? आप लोगों ने पहले भी काफ़ी पढ़ा होगा, कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा होगा, माइक्रो में पढ़ा होगा, काफ़ी जगह पे। टीबी का कोर्स कितने महीने का होता है एनीवन? बताएं जी आप लोगों के लिए। अब मैं सिर्फ मैं ही बोलता रहता हूँ, आप लोग आज बोल ही नहीं रहे। बोल तो रहे हैं मुझे इनके जो अच्छा जी, एडिनोसिन डीएमाइनेज लेवल, जैस एक जन ने कहा है 6 मंथ, एक ने 9 मंथ का है। यू आर आल्सो राइट, 9 मंथ का कोर्स भी होता था, लेकिन अब जो है वो 6 मंथ का है। एडीए लेवल के बारे में क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट? रिपीट कर दें। अच्छा, एडीए लेवल कहते हैं रिपीट कर दें। मैं क्यों रिपीट करूं, खुद याद कर लेना। एडीए लेवल में रिपीट करूं बार बार? मैंने इतनी अच्छी पिक्चर बना के भेजी थी। मैंने कहा था अगर सीएसएम में आए तो 25 से ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट है। मैंने कहा था कि एफ्यूजन में 50 से ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट है। मैंने कहा था असाइटीज़ में 100 से ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट है। मैं क्यों बताऊं? एडीए लेवल तो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चले, मैंने फिर भी बता दिया। अब जो है ट्रीटमेंट जो है, ये बच्चों ने मुझे कहा है कि 9 मंथ बेसिकली जो आपके पास ट्रीटमेंट जो कैटेगरी 1 होगा, न्यू केस होगा, डिफ़ॉल्टर नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 6 मंथ है, 9 मंथ नहीं है। किसका? पीटीबी का। टीबीएम नहीं है, उसका 1 ईयर है, 1 ईयर 12 मंथ टीबीएम का। इसी तरह यूरिमिक ये जो ट्यूबरकुलस पेरिकार्डियल एफ्यूजन है उसका भी लॉन्ग ड्यूरेशन। केरी स्पाइन का भी 1 ईयर है, इतना जल्दी नहीं ठीक होती। तो ये 6 मंथ है। आप लोगों को मैं बताता हूँ, अगर फार्मा आप लोगों ने अच्छी पढ़ी होती है, उसमें एक इनिशिएशन फेज था, एक कंटिन्यूअस फेज था। तो ये दोनों फेज में आप लोगों ने देनी होती है। इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूअस फेज। यस, 2 फेज होते हैं, एक इंटेंसिव फेज है और ये होता है जस्ट 2 मंथ का, ये होता है 4 मंथ का। अब नहीं भूलना, ये मैं कैटेगरी 1 का बता रहा हूँ। जो कैटेगरी 2 होती है उसके 8 मंथ का है, यानी कि जो एमडीआर टीबी हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस हो जाएगी तो वो कैटेगरी 2 में होती है। कैटेगरी जो 1 है, कैटेगरी वैसे ये पोस्ट ग्रेजुएशन की टर्म्स हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। बहरहाल आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है
कि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 6 मंथ का है, 2 मंथ का इंटेंसिव फेज है और 4 मंथ का जो है वो कॉन्टीन्यूस फेज है। ओके, बस मेरे ख्याल में स्टूडेंट चुप हो गए। अब मैं बताता हूँ ATT। नंबर 1 ड्रग इज एसोनियाजिड। मैं ये बस इनकी वो लिख देता हूँ, रिफम्पेसिन, पेराजीनामाइड, PZA भी कहते हैं, इथाम्ब्यूटोल। ये 4 ड्रग तो सबको याद होंगी। 5वीं फर्स्ट लाइन ड्रग बताओ बेटा, 5वीं फर्स्ट लाइन ड्रग एनीवन? ये 4 तो हर किसी को याद होती हैं, एसोनियाजिड, रिफम्पेसिन, फेराजीनामाइड, इथाम्ब्यूटोल। 5वीं ड्रग बताए कोई बंदा जो कि टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग हो? एनीवन? हिंट दूं? इंजेक्टिबल होती है। चलो अब तो बताओ। हाय ब्लर आ रही है, इतनी मजे की नहीं आती वीडियो। अच्छा बताओ, 5th फर्स्ट लाइन इंजेक्टिबल ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन। वेरी गुड, ठीक है, वो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा, शुरू वाले पेशेंट में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन ही देते हैं, ये MDR टीबी में देते हैं, ठीक है। और बाकी अब तो सारे बोलना शुरू कर दोगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। बेटा ये था इंटेंसिव फेज। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूअस फेज पे। उसमें कितनी ड्रग्स होती हैं? जस्ट 2। कॉर्नरस्टोन ऑफ ATT इज एसोनियाजिड एंड रिफम्पेसिन। सिर्फ 2 ही है, बाकियों को ऐसे ही साथ मिला देते हैं ताकि रेजिस्टेंस ना हो। INH प्लस रिफम्पेसिन, ये चलती है 4 मंथ। बेटा इनकी डोजेज भी याद रखनी है, जब पीड्स पढ़ोगे वहाँ डोजेज लिखी हुई हैं, या मैं अभी बताता हूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे। रट्टा लगाना है डोजेज को, जब आप लोग बैठे हो फ्री रट्टा लगा लेना। हम जो है ना फिक्स्ड डोज देते हैं। अगर पेशेंट 37 kg से ऊपर का है तो हम 2 टैबलेट्स देते हैं। अगर 55 kg से ऊपर का है तो हम 3 टैबलेट देते हैं। अगर 85 से ऊपर का है तो 4 टैबलेट देते हैं। मैंने ठीक बताया है? मेरे ख्याल में मैंने गलत बताया है। 37 से नीचे को 2, 37 से ऊपर 3 है, 55 से ऊपर 4 है और 85 से ऊपर 5 है। ये है, मैंने उल्टा गलत बता दिया था। चले, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ करते हैं ना, वेट करवाते हैं मरीज़ का। अगर वो 37 kg से ऊपर का है तो 3 टैबलेट है, उससे नीचे का है तो 2 टैबलेट्स है। 55 से kg से ज़्यादा है तो हम देते हैं उसको 4 टैबलेट। चलें, लेकिन याद रखिएगा जो ATT को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन क्लासेस में अ पेशेंट इज विद HIV पॉजिटिव देन विच ड्रग इज यूज्ड? सेम थेरेपी है, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बढ़ जाता है और साथ में HIV को भी आपने ट्रीट करना होता है। अच्छा, ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनमें तो बच्चे बहुत शोर करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे बैच में, हमारे ग्रुप में सारे ओबीडिएंट बच्चे हैं, सारे पढ़ने वाले लोग हैं। बहुत नाइस ग्रुप है। आई एम प्राउड ऑफ यू। इंशाल्लाह आप लोग टॉप करेंगे, सारे के सारे अच्छे मार्क्स लेंगे, मेडिसिन में डिस्टिंक्शंस लेंगे और आप लोग अभी कंसंट्रेशन से पढ़ें। अच्छा जी, वैसे जो HIV के बारे में मैंने अभी आपको डिटेल ज़्यादा नहीं बताई, तो इसमें आपको ज़्यादा इतनी डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आप लोगों को बता ही दिया है। और बताओ आगे कोई, मैंने देख रहा हूँ मैं कोई चीज़ मिस ना कर गया हूँ। आपकी डेविडसन बुक में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई। तो अब जो है वो मैं इसकी टॉक्सिसिटी बताऊँगा। फाइनल ईयर में आप लोग जहाँ भी जाएंगे, सर्जरी में जाएंगे, पीड्स में जाएंगे, मेडिसिन में जाएंगे, हर बंदा यही ATT के साइड इफ़ेक्ट पूछेगा।
अगर मैं आज आप लोगों को याद करवा दूं तो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और MCQs मैंने तो जितने भी बनाए हैं अपने टेस्ट में, मैंने इनकी ATT के साइड इफ़ेक्ट में बनाए हैं। एसोनियाजिड क्या करती है? अब मैं आपकी फार्मा भी थोड़ी सी पूछना शुरू कर दूं। जी जी, एसोनियाजिड की टॉक्सिसिटी एनीवन? टॉक्सिसिटी ऑफ एसोनियाजिड एनीवन? भैया आप लोगों ने फार्मा पढ़ी हुई है, डिवेटसन ना खोलें, अभी बुक नहीं खोलनी, वैसे ही बता दें। नहीं बतानी तो मैं बता दूंगा, मैं तो आप लोगों के लिए इधर खड़ा हूँ। मैं यहाँ ड्रग्स लिखता हूँ और आगे साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ। एक वेल नोन साइड इफ़ेक्ट बताएगा कोई? यस, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। यस, very talented student from Bakhtawar Amin Medical College. He is my neighbor as well. तो उसने बताया है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी करती है आइसोनियाजिड, और इसलिए हमेशा जब भी विटा 6, जब भी हम ATT देते हैं, विटा 6 की टैबलेट देते हैं, विटामिन 6, पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन, न्यूरोपैथी, पेरिडॉक्सिन। अच्छा, ये वैसे वो कहता है कि जो आपको लग रहे हो माल नरिश्ड हो, या जिनको कोई इशू पहले लग रहा हो विटामिन डेफिशिएंसी का, तब दें। लेकिन हमारी पॉपुलेशन में सब भी डेफिशिएंट है। आप जब भी ATT दे, ATT आती है मैरन पी फोर्ट के नाम से टैबलेट, अगर किसी ने देखी हो तो, रेड कलर की होती है मैरन पी फोर्ट, उसके साथ विटा 6 की टैबलेट डेली लेनी होती है। क्यों? ये न्यूरोपैथी हो जाती है जी। एक और स्टूडेंट ने भी कहा है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो ये करती है न्यूरोपैथी और उसका ट्रीटमेंट है पेरिडॉक्सिन, विटा 6। इसके अलावा ये हेपेटोटॉक्सिक भी है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, रैश सारी ATT करती हैं। अगर कोई पूछता है ना, एक तो रैश तो बता देना, हर ड्रग में रैश बता देना। बाकी ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, उस लिहाज से ये बड़ी नटोरियस है, ठीक है। और हेपेटाइटिस भी करती है। मैं मेन साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा, छोटे मोटे नहीं बताऊंगा क्योंकि भूल जाएंगे। फिर मैं बताता हूँ रिफम्पेसिन का सबसे मेन क्या होता है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि TB वाले पेशेंट की यूरिन का कलर रेड ऑरेंज क्यों होता है? एनीवन? मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, कमेंट जल्दी किया करें कि TB वाला पेशेंट जो ATT ले रहा हो, जब भी हम उसका यूरिन देखते हैं ऑरेंज रेड कलर का होता है। हमें पता चल जाता है यार ये बंदा TB की दवाइयाँ ले रहा है, ATT ले रहा है। क्यों होता है ऐसा, बताएं? शाबाश, बताएं। ऑरेंज रेड कलर, रिफम्पेसिन यूज से, वेरी गुड। रिफम्पेसिन कैन कॉज एवरी सिक्रीशन, जस्ट यूरिन नहीं है, टीयर्स वो भी ऑरेंज रेड के आएंगे, खून के आंसू रोएंगे TB वाले जो ATT ले रहे होंगे। जो भी सिक्रीशन, इवन स्वेट भी ऑरेंज रेड कलर का। यूरिन से तो हमें पता चल ही जाता है, यस, उसकी वजह से ऑरेंज रेड कलर का यूरिन होगा। सिक्रीशन ऑरेंज रेड कलर एंड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस किडनी में टॉक्सिसिटी है रिफम्पेसिन की। हेपेटिक टॉक्सिस, ये हेपेटोटॉक्सिसिटी भी है, हेपेटोटॉक्सिक, ठीक है।
हेपेटोटॉक्सिसिटी भी है। और इसके अलावा ये कंट्रासेप्टिव फेलियर भी करती है। वैसे ये भी एक एमसीक्यूज था और ये FCPS 1 का था। जब मैं उनको पढ़ाया था तो तब कंट्रासेप्टिव फेलियर मैंने उनको ये बताया था। कंट्रासेप्टिव फेलियर रिफेम्पेसिन करती है। ऐसी औरतें हैं जो कि टीबी की दवाइयाँ ले रही हूँ और वो उसी पीबी ले रही हूँ, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, तो उनके ओरल कंट्रासेप्टिव पिल इनइफेक्टिव है, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, उनको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसलिए उनको बताएं पीबी आप दवाइयाँ टीबी की ले रही हैं तो आप जो है ना कोई अपना जो कंट्रासेप्शन का कोई और मेथड यूज़ करें। ये OCP से आपको प्रेगनेंसी हो जानी। कंट्रासेप्टिव फेलियर, यस कंट्रासेप्टिव फेलियर, ये पार्ट 1 का था। बाकी जो है हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है। और कौन सी ज़्यादा हेपेटोटॉक्सिक है वो है PGA, पैराजिनामाइड। ये भी IMM का क्वेश्चन है। जो जब मैंने लास्ट टाइम FCPS वालों को पढ़ाया था, IMM वालों को, तो तब ये उनका ये CPSP का ये क्वेश्चन था कि मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक ड्रग इज PGA, पैराजिनामाइड। अब नेक्स्ट PGA पढ़नी है। कोई बताएगा एक PGA का वेल नोन साइड इफेक्ट ऑफ PGA? PGA इज अ पैराजिनामाइड। हेपेटिक टॉक्सिसिटी, यस। हेपेटाइटिस करती है। एनीवन एल्स? PGA का बताओ यार, आप लोगों को आता होगा, जल्दी बताओ PGA का साइड इफेक्ट। PGA वो पेशेंट ने अभी शुरू की ATT, उसके बाद उसके जोड़ों में दर्द हो गया। इट कैन कॉज हाइपरयूरिसीमिया। हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, गाउट करती है। अच्छा, ये पेशेंट आप लोगों को आके साइड इफेक्ट मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि गोलियां तो टका के हम दे देते हैं, क्योंकि डॉक्टर बड़े ये अच्छा डॉक्टर नहीं होता जो जल्दी जल्दी गोलियां लिख के दे दे। वो डॉक्टर अच्छा होता है जो साइड इफेक्ट को भी समझा के भेजे। अब आप मुझे ये बताओ, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कैसे पेशेंट को बताओगे? क्या वो आप लोगों को क्या बताएगा तो पता चलेगा कि इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी? अगर वो पेशेंट आप है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का, क्या बताएगा कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है? वो बच्चा बताएगा मसल ट्विचिंग होती है। वो कहता है ट्विचिंग होती है, मुझे नंबनेस होती है, मुझे टिंगलिंग सेंसेशन होती है, नीडल जैसे लग रही हो, सुइयां चुभ रही हो, ऐसी फीलिंग आती है। जॉन्डिस, जॉन्डिस बेसिकली नहीं होती, किसी ने कहा है वो हेपेटाइटिस होता है, उससे जॉन्डिस हो जाती है। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। फोर्थ ड्रग थी इथाम्ब्यूटोल। अच्छा, रिफेम्पेसिन से R और रेड ऑरेंज कलर यूरिन, ये याद रख सकते हैं। इथाम्ब्यूटोल का भी एक साइड इफेक्ट है। अब जो बंदा बताएगा उसको तो फिर इथाम्ब्यूटोल का वैसे आता ही होगा आप लोगों को। मैं तो कहने लगा था जो इथाम्ब्यूटोल का साइड इफेक्ट बताएगा उसको लाइफ टाइम में अपने लेक्चर फ्री कर दूंगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को आता होगा। ई से इथम, ई से आई, ऑप्टिक नोराइटिस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, कलर ब्लाइंडनेस। अब एक ड्रग थी, अच्छा ये हेपेटिक सेफ है इथाम्ब्यूटोल। एक ड्रग थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका साइड इफेक्ट तो आता ही होगा। 8th क्रैनियल नर्व पे एक्ट करती है और डेफनेस करती है। ओटोटॉक्सिसिटी, डेफनेस। स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रहा था, डेफ हो गया। बताएं कौन सी ड्रग कल्प्रेट है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ATT ले रहा था, उसको विजन का मसला हो गया, इथाम्ब्यूटोल। ATT ले रहा था, जोड़ों में दर्द हो गया, PGA।
एटीटी ले रहा था, पेशेंट का एक्सक्रीशन रेड ऑरेंज हो गई है, रिफम्पिसिन। एटीटी ले रहा था, पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, एसोनाजिड। ये साइड इफेक्ट इस तरह रट्टे होने चाहिए फिंगर टिप्स पे, जो भी पूछे ऐसे फर बताना है, पता चले कि मेरा स्टूडेंट बोल रहा है। ऐसे कोई भी मिस नहीं करना आप लोगों ने, और इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे ही आएंगे साइड इफेक्ट भी। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। टीबी मैंने बताया था जी उस पेशेंट को आती है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो, कोई HIV का हो या फिर ग्लूकोकार्टिकाइड्स ले रहा हो, तो टीबी अवॉइड हो जाएगी। लेकिन टीबी में ग्लूकोकार्टिकाइड्स देते हैं या नहीं देते? अगर देते हैं तो कौन सी टीबी को देते? पल्मोनरी टीबी जब तक सीवियर ना हो जाए तब तक नहीं देते, पल्मोनरी टीबी में नहीं देते। मेनिंजाइटिस, TBM, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस और पेरिकार्डियल एफ्यूजन, केरी स्पाइन, इनमें ग्लूकोकार्टिकाइड्स लाजमी देना है। वाह, ऐसी कोई टीबी है जिसमें हम स्टेरॉइड देते हैं? एनीवन, कोई बता सकता है ऐसी टीबी जिसमें हम स्टेरॉइड्स देते हैं? मैंने बता दिया है, TBM, ट्यूबरकुलस, पेरिकार्डाइटिस एंड कैरी स्पाइन पोर्ट डिजीज, हम इसमें ग्लूकोकार्टिकाइड्स लाजमी देंगे ऐसे पेशेंट को। ठीक है, अब हमने पेशेंट को एटीटी चढ़ा दी, फिर वापस आई एग्जामिनेशन किया, हमने उसकी बेस लाइन चेक की, LFTs करा लिए, चलो लिवर फंक्शन टेस्ट कि बेस लाइन वाला लिवर फंक्शन ठीक है, कुछ अरसे बाद जॉन्डिस के साथ आ सकता है, तो उसकी डायग्नोसिस क्या होगी? ATT इंड्यूस्ड हेपाटाइटिस। ये भी पेशेंट आते हैं, मैंने देखे हुए हैं हमारे पास, ATT इंड्यूस्ड हेपाटाइटिस। यस, अगर पेशेंट आपका फॉलो कैसे करना है, ये पेशेंट टीबी वाला पेशेंट फॉलो कैसे करते हैं आज मैं बता दूं। 2 मंथ के 0 पे कल्चर, 2 मंथ पे कल्चर एंड 5 मंथ पे कल्चर। अगर 2 मंथ पे कल्चर नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस के लिए देखें। अगर 5th मंथ पे कल्चर पॉजिटिव है, ट्रीटमेंट फेलियर डिक्लेयर कर दें। ट्रीटमेंट फेलियर कब डिक्लेयर करते हैं? ये MCQs पूछते हैं। ट्रीटमेंट फेलियर कब डिक्लेयर करते हैं? 5th मंथ में। गुड रिस्पांस कब करते हैं? 2 मंथ पे कल्चर नेगेटिव हो, इट मीन ATT का गुड रिस्पांस है। अब पेशेंट को फॉलो अप पे भी तो बुलाना है, इतना तो नहीं है कि बस गोली लिख देनी है मैरन P4। टीबी वाले पेशेंट को वापस 2 मंथ के बाद कल्चर करवाना है और 5 मंथ के बाद। कर 5 मंथ के बाद भी कल्चर पॉजिटिव आ रहा है, ट्रीटमेंट फेलियर डिक्लेयर कर दें। ओके, तो हाँ जी सर, टॉक्सिक लेवल तक ड्रग देते ही क्यों है? ये किसी का क्वेश्चन था कि टॉक्सिक लेवल पे ड्रग्स क्यों देते हैं। देखिए, एक ख़ास फिक्स्ड डोज होती है, उस फिक्स सेफ ड्रग होती है उस ख़ास डोज में, तो वो हर बंदे को साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। अब अगर ऐसा हो कि हर बंदे को साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए तो फिर ATT कौन ले सकता है? किसी बंदे को टॉक्सिसिटी आती है, हर बंदे को टॉक्सिसिटी नहीं आती। लेकिन आप लोगों ने विजिलेंट रहना है इसके बारे में कि ये इफेक्ट आ रहा है, यस ये इस ड्रग की वजह से है, ये इफेक्ट आ रहा है, ये यस। आप लोग दिल में पता तो हो, डॉक्टर हैं एटलीस्ट, आप लोगों को पता हो कि ये क्यों हो रहा है। ये अंधे बन के खड़े हैं, होए उसको जो पेशाब में तो खून आ रहा है। वो भाई खून कहाँ आ रहा है? वो रिफेम्पिसिन का साइड इफेक्ट है, रिफेम्पिसिन का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट भी नहीं है, इफेक्ट है, कुछ नहीं होता, आने दे। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब एक चीज होती है रेजिस्टेंस। भाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अच्छा, मैं अब लास्ट चीज पढ़ाने लगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके MCQs बहुत ज्यादा दफा आए हुए हैं। अच्छा, वैक्सीन भी होती है, टीबी की वैक्सीन का नाम बताओ भाई, मैं ताकि वो चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप लोग टीबी की वैक्सीन का नाम बताओ मुझे।
शाबाश। टीबी की वैक्सीन का नाम बताओ। मैं कुछ मिस तो नहीं कर गया? सब कुछ बता गया। ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था, ये भी। ये तो यार आसान सा क्वेश्चन मैंने पूछा है। टीबी की वैक्सीन, मैंने कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं पूछा। शाबाश, जल्दी बताओ। यार पता नहीं ये स्टूडेंट सुन नहीं रहे मुझे या बता क्यों नहीं रहे। टीबी की वैक्सीन इतनी आसान सी है, या नेटवर्क की वजह से कमेंट नहीं शो हो रहा है। बीसीजी वैक्सीन होती है, ये प्रिवेंशन के लिए, इससे प्रिवेंशन हो जाती है। और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, उस ट्यूबरकुलस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस है उसके अगेंस्ट होती है। अभी तक किसी ने नहीं लिखा, लिख दिया अब किसी ने बीसीजी। चलें जी, अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूरे टॉपिक की इम्पोर्टेंट चीज़ टीबी रेजिस्टेंस है। एक होती है एमडीआर। आप बोलो बीसीजी। अच्छा जी, एमडीआर टीबी। एक होती है एक्सडीआर टीबी। व्हाट इज एमडीआर टीबी, व्हाट इज एक्सडीआर टीबी? ये पूछते हैं जब भी वार्ड में जाओगे या किसी आप इंटरव्यू पे जाते हैं, आप लोग पीपीएससी के इंटरव्यू पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो पूछते हैं व्हाट इज़ एमडीआर, व्हाट इज़ डॉट थेरापी। मुझसे पूछा था एक दफ़ा, मैं किसी डेमोन्स्ट्रेटर के इंटरव्यू पे गया था, उन्होंने मुझसे पूछा था व्हाट इज़ डॉट थेरापी। वो मैं बताता हूँ। अच्छा जी, एमडीआर टीबी क्या होती है? एट लीस्ट 2 फर्स्ट लाइन ड्रग से रेजिस्टेंस हो तो इसको बोलते हैं एमडीआर। एट लीस्ट 2 फर्स्ट लाइन कौन कौन सी? एसोनियाजिड प्लस रिफेम्पिसिन, दैट इज कॉल्ड एमडीआर। एसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन की रेजिस्टेंस आ गई है तो ये एमडीआर। एट लीस्ट 2 फर्स्ट लाइन ड्रग्स की रेजिस्टेंस हो, इसको लेबल कर देते हैं, दैट इज एमडीआर। अब कुछ बच्चे परेशान हो रहेंगे, व्हाट इज एमडीआर? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। हाँ जी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी तो एमडीआर। ठीक है, अब ये क्या होती है? एट लीस्ट 2 फर्स्ट लाइन। ये भूलना ना, ये एमसीक्यूज में भूल जाते हैं आप लोग। जब मैं टेस्ट लूंगा उसमें मैं ये एमसीक्यूज दूंगा तो फिर भूल जाएंगे। व्हाट इज एक्सडीआर? 2 फर्स्ट लाइन, 1 फ्लोरोक्विनोलोन्स, 1 सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल, एक फ्लोरोक्विनोलोन। ये इनसे रेजिस्टेंस हो तो इसको बोलते हैं एक्सडीआर, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस। एक्सडीआर, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस कैसे होती है, कब होती है? जब एसोनियाजिड रिफेम्पिसिन की क्या हो, रेजिस्टेंस हो, और साथ में फ्लोरोक्विनोलोन्स की प्लस सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग। कोई साइक्लोस्पोरिन है, इथियोनामाइड है, अब अमीकासिन है, ये जो सेकेंड लाइन अमीनोग्लाइकोसाइड्स पढ़े थे, सेकेंड लाइन एटीटी ड्रग्स फ्लोरोक्विनोलोन्स है। ये सेकेंड लाइन एटीटी, एक फर्स्ट लाइन पहले पढ़ी, एक सेकेंड लाइन। तो जो एक्सडीआर है बेसिकली उसमें एसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, क्विनोलोन्स एंड फर्स्ट सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल की रेजिस्टेंस हो तो इसको बोलते हैं एक्सडीआर। एमडीआर हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बढ़ जाता है। एक्सडीआर का उससे भी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ज़्यादा है। इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। पेशेंट को या तो एडमिट करना पड़ता है या पेशेंट को
डॉट थेरापी पे डालते थे। व्हाट इज डॉट थेरापी? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरापी। क्या मतलब कि डॉक्टर हर रोज उसको ऑब्जर्व करता रहेगा? कैसे होगी पॉसिबल? मैंने उनको बताया था कि डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरापी, वो कहते थे कैसे होगी? ऐसे होगी कि या कोई BHU है, छोटा सेंटर है, तो वो पेशेंट सुबह आके आपके सामने ले जाए, या फिर कोई उसके महल्ले का कोई कोई काबिल इतमाद बंदा, जो इतबार वाला बंदा हो, जैसे ये इमाम होते हैं मस्जिदों के, उनके ज़िम्मे लगा दिया जाए कि इसको सुबह सुबह गोलियां देनी है, क्योंकि ये इनकी टॉक्सिसिटी बहुत होती है, लोग इसको लेते नहीं हैं। GIT डिस्टर्बेंस तो मैंने बताई नहीं है, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इन ड्रग्स को लेना बड़ा आसान काम नहीं है। कंप्लेंट्स बहुत बुरी होती है, हमेशा कंप्लेंट्स चेक करनी है आप लोगों ने। ये ड्रग रेजिस्टेंस की काज भी कंप्लेंट्स है, और या फिर ड्रग की कास्ट होती है, क्योंकि वो ड्रग मिल नहीं रही होती, गरीब लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं 1 महीना लेके। भाई 8 महीने का 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने पूरे कौन ले लेता है? लोग इसमें जो है वो केयरलेस होते हैं, इसलिए उनको ये MDR और XDR हो जाती है। अब मेरा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। मैंने MDR XDR का ट्रीटमेंट नहीं बताया, और ATT इंड्यूस हेपाटाइटिस कैसे मैनेज करते हैं वो भी नहीं बताया। वो पोस्ट ग्रेजुएशन की बातें हैं, मैंने आप लोगों के लेवल तक बता दी हैं। अब मैं आखिरी चीज़ एक क्वेश्चन पूछ के मैं चला जाऊंगा जी। थ्रू इमाम मस्जिद, वेरी गुड, बहुत नाइस, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, स्टूडेंट बहुत अच्छे। तो अब मैं एक क्वेश्चन बस सुन के आप लोगों से मैं चला जाऊंगा, और आप लोगों ने मुझे खुश करना है, मुझे जवाब देना है। सारे तैयार हैं? यस। अच्छा सर, काइंडली वीडियो डिलीट ना करना हो भाई, जब वीडियो सुन ली है तो फिर मैं डिलीट